चंबा की राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में भविष्य सेतु करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान ने की। बच्चे कल का भविष्य है और बच्चों को जिस रास्ते को दिखाया जाएगा उनका भविष्य भी उसी तरह का होगा। इसी विषय को लेकर इस कार्यक्रम में बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सिविल सेवाओं की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए। वहीं उन्होंने छात्रों को अच्छा नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को श्रम एवं रोजगार विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। +2 में है, कुछ बच्चे 10th में होंगे, कुछ 9th में होंगे। तो जो भविष्य में आप बनना चाह रहे हैं, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई IAS, HS, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से बेसिक एक अप्रोच क्या रहेगी, तैयारी कैसे कर सकते हैं। या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है, जिसे हम स्वावलंबन कहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहता है, तो विभाग की, सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसका लाभ उठा के वो व्यक्ति जो हैं, आप सब जो हैं आपके घर में, आपके बड़े भाई बहन होंगे या जो भी आपके आस पड़ोस में, उन तक वो आप जानकारी पहुँचा पाएँ कि कैसे उन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले सभी विभाग अध्यक्ष जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा, बच्चों के जैसे प्रैक्टिकल्स हैं आने वाले और एग्जाम हैं, तो कम समय में थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं थोड़े कम समय में 5-10 मिनट के अंदर वो अपना बोल दें ताकि बच्चे भी बोरियत ना हो। और जो आपके पेरेंट्स को बुलाया है वो भी सिर्फ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो आप B.Tech के लिए B.Tech कर सकते हैं, जिसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। और वो जो कोर्स हैं वो कोर्स आप किसी भी सरकारी संस्थान, प्राइवेट भी हैं, अच्छा ही रहता है। अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो आप सरकारी से करें। हिमाचल में कहाँ से सबसे बेस्ट कौन सा है हिमाचल में जहाँ B.Tech की जा सकती है इंजीनियरिंग के बाद? NIT हमीरपुर, वेरी गुड। और यदि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद कौन सा एग्जाम होता है? JEE एडवांस। और जो JEE एडवांस का मिलता है वो कहाँ एडमिशन ले सकता है? IIT, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके बच्चे अवेयर हैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों के बारे में, और ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एग्जाम कब होता है, किस तरह से तैयारी उसकी करनी है। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में हम कुछ बुकलेट भी लेके जा रहे हैं भविष्य सेतु के ही नाम से। उस बुक में आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग, HS, IAS जो भी एग्जाम है उन सब के बारे में जानकारी दी है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सा पेपर भरना है, कब निकलता है और क्या क्वालिफिकेशन है। तो एक बार जरूर, जब भी आपके पास समय हो तो ये जरूर लाइब्रेरी में आप ये बुक पढ़ें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो जब ये सब बोल लेंगे उसके बाद प्लीज राइट इट डाउन समवेयर, उसके बाद आप आखिर में वो प्रश्न अपना पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिनका बच्चों के लिए भी फायदा है, और अगर आपके बड़े भाई बहन हैं या आगे भविष्य में चल के आपने कोई अपने लेवल पे कुछ काम करना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं, तो वो एक बार जरूर पढ़ें। यहाँ पे बैंक से भी आए हुए हैं जो आपको बैंक के एजुकेशन लोन के बारे में बता देंगे, जो सब्सिडाइज तरह के एक लोन होते हैं। सब्सिडाइज ऐसे बेटर तो वो बता पाएंगे, पर वो जब आपको अभी उसका कुछ इंटरेस्ट या वो कुछ पे नहीं करना है, जब आप नौकरी में या पढ़ाई पूरी कर लेंगे 3-4 साल बाद, तब से वो आपका लोन आपको देना पड़ेगा नौकरी के साथ, उस तरह से। तो ये सब जानकारी यहाँ मिलेगी, उसे ध्यान से सुने। और 1-1.25 घंटे की बात है, आराम से थोड़ा समय यहाँ पे दे लें, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने की बात है, कोई लेक्चर देने की बात नहीं है। आज सिर्फ ये बातें होने वाली हैं कि आगे करना क्या है आने वाली है। तो जब मैं भी स्कूल में था तो बड़े सारे माइंड चीज़ें चलती रहती थी। मैं पायलट हूँ, मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा और पायलट हूँ। धीरे धीरे मेरी हाइट भी बढ़ी। देख रहे हो आप अभी की हाइट बढ़ी है, क्योंकि पायलट बनना है तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो मेरा एम था कि मैं पायलट बनूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो अगर नहीं हुआ तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरे NDA +2 के बाद NDA होता है, सबको मालूम है? सबको मालूम है? NDA करके क्या करते हैं बताइए? कहाँ जाते हैं? बच्चे खड़ा होके बताया ना। जाते कहाँ हैं? क्या करते हैं वो बताओ। नेशनल डिफेंस एकेडमी बता दिया, तो उसका होता क्या है?
ट्रेनिंग कोर्स होता है। देखिए ऐसा है, जब एनडी क्वालिफाई करते हैं तो आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी ज्वाइन करना चाहते हो या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। पहले लड़कियां नहीं जा सकती, आजकल लड़कियां नहीं जा सकती हैं। तो इसमें मेरिट के बेस पे ऑब्वियसली नेवी की मेरिट बहुत हाई जाती है, एयरफोर्स की मेरिट हाई जाती है। और एग्जाम होता है आपका, एग्जाम होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, एसएसबी क्वालिफाई करना ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है। जिस ऑफिसर का एसएसबी क्वालिफाई नहीं होता वो कोई ऑफिसर नहीं बन पाता। तो एग्जाम होगा, एग्जाम बहुत टफ नहीं होता, ठीक होता है, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा आदमी ठीक होना चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के मार्क्स जो है बहुत हाई होते हैं। जिसका इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो आगे जाके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी को भी चूज कर सकता है। चूज करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में जाएगा पुणे में, और वहाँ पे 3 साल का कोर्स चलेगा। 3 साल का कोर्स चलेगा, 3 साल इकट्ठा कोर्स होगा। उसके बाद जो है वो 1.5 साल के लिए अलग कर देंगे सब लोग। शुरू में ऐसा करते हैं जिसने नेवी ज्वाइन की होती है उसको नेवी की कोर्सेज कराते हैं, एयरफोर्स वालों को रेंज चलाना सिखाते हैं, आर्मी वालों को थोड़ी डिफरेंट होती है। और उसके बाद जब वो ऑफिसर बन जाते हैं, जब वो 4.5 साल बाद एनडीए मैंने भी दिया, इंटरव्यू मेरे से क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू बाहर हो। फिर अब दूसरा तरीका होता है, प्लस 2 के बाद क्वालिफाई नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन करके आप कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हो, सीडीएस। तो सीडीएस में भी वैसे ही होता है, जो एनडीए के बाद 3 साल का कोर्स करना पड़ता है वो सीडीएस में नहीं करना पड़ता, फिर डायरेक्ट ट्रेनिंग होती है। तो वो किया, फिर मैंने उसमें इंटरव्यू दिया, 7 बार इंटरव्यू था, 7 बार फेल हुआ, 7 टाइम्स एसएसबी में रिजेक्ट हो गया। मतलब मेरे में शायद ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं थी जो आर्मी को चाहिए थी, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। तो अब क्या करें, 7 टाइम्स 7 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा है। तो घर वालों ने कहा कि चलो एटलीस्ट एमएससी तो कर लो। तो मैं तो कहूँ कि मैं तो आर्मी में जाना चाहता हूँ, एमएससी करके क्या करूँ। तो मैंने कहा कि देखो तुम तो पास हो नहीं रहा है, तो एमएससी कर लो। तो फिर मैंने एमएससी में एडमिशन ले ली, साथ में मैं फिर से सीडीएस देता रहा, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मेरे माइंड में आया कि चलो कुछ और करते हैं, अब और क्या किया जाए। तो हमारे टाइम में बीएड बहुत करते थे लोग, टीचर बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो घर वालों ने फोर्स किया कि बीएड करो बीएड, तो मैंने एचपीसी बीएड कर लिया। जैसे बीएड किया तो मेरी जॉब लगी, फिर मैं स्कूल टीचर बना, नवोदय स्कूल। फिर कुछ साल नवोदय स्कूल में टीचिंग की। फिर मैंने सोचा कि यार ये भी नहीं अच्छा है, कुछ थोड़ा बहुत ऑफिसर क्वालिटी नहीं है, आर्मी वाली तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिसर बनते हैं। तो मैंने फिर से तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने नवोदय स्कूल को छोड़ दिया और स्टेट में टीजीटी लग गया। ग्रेड ग्रेजुएट टीचर होते हैं ना, आपके पास पढ़ाते हैं 8, 9, 10 में जो पढ़ाते हैं टीजीटी होते हैं, वो मैं लग गया और मेरी पोस्टिंग आपकी 30 में हुई। तो अब कहाँ मैं आगे भी जाना चाहता था, कहाँ मैं टीजीटी पहुँच गया। मैंने फिर से पढ़ी तो टीजीटी तो बहुत छोटा है, ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि जिसको सेटिस्फाई है, जिसको लगता है कि टीचिंग करके आदमी जो है वो बच्चों को अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एम तो कुछ और था, क्योंकि जिसने टीचर बनना है आपके पास बहुत अच्छे टीचर होंगे। क्योंकि हमें भी, मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, ड्रो अगर किसी ने नाम सुना जहाँ पे हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, उस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से। तो फिर मैंने फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर मैं तीसा में रह के, तीसा में एक पंचायत है सर आपकी, डुगली पंचायत, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं 1 साल रहा, 1 साल मैंने बच्चों को भी पढ़ाया और मैं तैयारी भी की। और फिर मैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर लग गया। तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर में मैंने 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद 7 साल में मैं एचएस की पढ़ाई करता था। मैंने कभी सेंट्रल का सिविल सर्विस नहीं दिया जिससे आप आईएएस करते हो, तो स्टेट का मैं पढ़ता रहा। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो एचएस का एग्जाम देता है वो सिर्फ अपने स्टेट में ही काम करता है, वो बाहर नहीं जाता है। लेकिन जो अगर आईएएस का एग्जाम देते हो तो आपकी पोस्टिंग जो है वो इंडिया में नहीं हो सकती। आपको एक कैडर अलॉट हो जाता है कि किसी को कैडर अलॉट हो गया कि जैसे हमारे डीसी साहब हैं, उनको हिमाचल का कैडर अलॉट हो गया, आए किसी और स्टेट से,
अब ये सारी सर्विस जो है अपनी हिमाचल में करेंगे। बीच बीच में डेपुटेशन पे इधर उधर जाते रहेंगे, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग-अलग स्टेट्स में जाते रहेंगे, दिल्ली में जाते रहेंगे, कहीं और जाते रहेंगे, बट ओरिजिनली ये हिमाचल को ही बिलोंग करेंगे, तो कार्ड जो है वो हिमाचल ही रहेगा। लेकिन एचएस में आता है कि जो एचएस देगा वो हिमाचल में ही काम करेगा, जो आईएएस देगा और इंडियन कंट्री कोई भी स्टेट उसको लोड हो सकता है। हो सकता है हिमाचल का कोई आदमी है जिसने आईएएस क्वालिफाई किया और उसको कर्नाटक में मिले, तो फिर वो कर्नाटक में काम करेगा सारी, बीच बीच में आता रहेगा, पर मैक्सिमम सर्विस जो वो कर्नाटक में। तो फिर मैंने एचएस दिया और अब बात आती है कि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे पास जो गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं वो डेफिनेटली थोड़ा एज होता है। एज इसलिए होता है कि किसी को अच्छी शिक्षा मिली है, वो बड़े हाई स्कूल में, अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम में शिक्षा मिली है, तो थोड़ा सा एज शुरू में रहता है। लेकिन एज कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बताइए कैसे हो सकता है? कम्पीट करना है आपको किसी